तीन अहम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे बिहार चुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। बीजेपी की इस रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, बताएंगे कि इस केस में क्या हुए हैं नए खुलासे। इसके बाद चर्चा करेंगे सुखना लेक में बड़े जलस्तर की और स्थानीय प्रशासन की इसको लेकर क्या तैयारी है। इन तीन खबरों की हम आज इस बुलेटिन में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार चुनाव बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर लड़ने वाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी बीजेपी, नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी साथ में आए हैं, हमारी जीत हुई है। हम तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के साथ एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव जीत होगी। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी की पार्टियों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी भी बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर आज प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा ने अहम बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी बिहार में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने जा रही हैं और साथ ही इस बात पर भी स्थिति साफ की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार भी बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। जेपी नड्डा का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं बाकी के दलों से बीजेपी के बीच थोड़ी सी अटकलों की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर स्थिति साफ की है कि तीनों ही पार्टियां आपस में मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने वाली हैं, जिसको लेकर कयासों का दौर अब शुरू हो चुका है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले कहीं ना कहीं जो बीजेपी के गठबंधन वाली जितनी भी पार्टियां हैं, उनसे विरोध की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के सहयोगी दूसरे दल इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी के साथ नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब जब जेपी नड्डा ने इस बात में स्थिति साफ की है, तो कहीं ना कहीं अब नए कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही थी कि चिराग पासवान कई स्थानीय नेताओं से, विधायकों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनका प्लान इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का है। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है कि बिहार में एक बार फिर से पार्टियां साथ में चुनाव लड़ने वाली हैं, और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया कि एक बार फिर से बीजेपी बिहार में बहुत ही बड़े स्तर पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। इसके साथ ही जेडीयू और एलजेपी के साथ में बीजेपी इस बार
बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार कर रही है और इसको लेकर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की जा रही है। साथ ही बिहार के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बैठक की जा रही है और ये भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, वर्चुअल रूप से ये बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बात कही कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बारे में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सुनील हिमाचली हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस तरीके से अब ये नए कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब बिहार में तीनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से आज जेपी नड्डा ने वर्चुअल तरीके से बैठक की और बैठक के बाद जो चीज़ निकलकर सामने आई, तो अब कहीं ना कहीं हर एक पार्टी जिस तरीके से तैयारियां कर रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव को, दिवाली के आसपास ये चुनाव हो सकते हैं, तो आज जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि भाजपा, जेडीयू और लोजपा जो है वो मिलकर जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी। और इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है कि या तो डोर टू डोर कैंपेन करें या सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन करें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अब तक जो महामारी और वहाँ से जिस तरीके से जो आंकड़े उनमें इजाफा हो रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरीके से वो अपना जो चुनाव प्रचार करें। लेकिन एक बात ये भी निकल कर सामने आई है कि जेडीयू और लोजपा जो है अब जो सीटों का बंटवारा है उसको कहीं ना कहीं लेकर जो है वो दांव पे जो है वो फंस सकता है। लेकिन जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे धुरंधर बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को एक बार फिर से लाने में पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनाई जाए, क्योंकि अपने आज की बैठक के बाद उनका जो बयान निकल कर सामने आया है, तो उन्होंने साफ ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अब के चुनाव भी लड़े जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, जो जेडीयू के साथ गठबंधन में या लोजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, तो उनके सीएम पद के उम्मीदवार इस बार भी नीतीश कुमार रहेंगे। हालांकि कांग्रेस लेकिन सुनील, एक बात भी ये थी कि जो चिराग पासवान है, उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो खुद अपना इस बार चुनाव का नेतृत्व करें। तो क्या इस बार ये संभव हो सकता है कि तीनों पार्टियां जब चुनाव लड़ेंगी तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं पूजा, सीधी सी बात है कि एक नाराजगी और नाराज लोगों को मनाना, ये पार्टी के बीच गतिविधियां चली रहती हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जब भी चुनाव आते हैं लोकसभा या राज्य विधानसभा के, तब आयाराम की गयाराम, जो राजनीति है आयाराम और गयाराम का जो एक रूल जो हरियाणा से कभी शुरू हुआ था, तो वो चीज़ें आज के दिनों में जो है वो हावी हो जाती हैं। यानी दल बदली का सिलसिला और नाराजगी का सिलसिला नेताओं के बीच जो है वो बरकरार रहता है। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं इससे पहले विधानसभा जो चुनाव हुए थे, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, एनडीए और बीजेपी का जो गठबंधन था, तो 243 सीटों में उस वक्त जो थी 178 सीटें जो हैं वो भाजपा और एनडीए ने, जो नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी गठबंधन की, तो उसमें हासिल की थी। इसमें आरजेडी की 80, जेडीयू की 71 और महागठबंधन जो तीसरी पार्टी कांग्रेस थी उसको 27 सीटें मिली थी। लेकिन अब की बार सुनील, काफी ज्यादा ये चुनाव अहम होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियां इसको लेकर काफी ज्यादा तैयारी कर रही हैं। सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ये बहुत ही, बिहार चुनाव इस बार का बहुत ही अहम होने वाला है। और वहीं अब अगली खबर की बात करते हैं। सुशांत केस में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और अब सीबीआई जांच से जुड़े मुख्य गवाहों से पूछताछ कर रही है। इस केस में अब तक सीबीआई ने नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से बयान दर्ज किए हैं। इन तीनों से अब भी पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज केस के अहम गवाह हैं, लेकिन दोनों के बयानों में फर्क के कारण केस आगे बढ़ने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। नीरज और सिद्धार्थ घटना के वाले दिन सुशांत के घर पर ही मौजूद थे, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि उनके बयानों में काफी अंतर है। यही वजह है कि सीबीआई उनसे दोबारा से पूछताछ कर रही है। 13 और 14
जून के इवेंट सीक्वेंस के बारे में सीबीआई उनसे बार बार पूछताछ कर रही है ताकि सुशांत के सुसाइड को लेकर कोई सुराग मिल सके। पिछले 2 दिन की जांच में नीरज और सिद्धार्थ पिठानी की बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। गौरतलब है कि शनिवार को सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के घर में लगभग 6 घंटे तक कड़ी जांच पड़ताल की। सीन रिक्रिएट किया गया, छत का मुआयना किया गया, पड़ोसियों के भी बयान दर्ज किए गए। पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है। इस दौरान नीरज ने सुशांत के डोप लेने का भी दावा किया है। फिलहाल सीबीआई घटना के दिन और उससे पहले क्या क्या हुआ, इन सवालों के अलावा सिद्धार्थ से सुशांत और रिया के संग संपर्क में आने को लेकर भी लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई जब से इस मामले में सक्रिय हुई है तब से लगातार इससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सभी से लगातार पूछताछ कर रही है और अब नए खुलासे भी इस मामले में हो रहे हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सीबीआई लगातार सुशांत केस में सुनवाई कर लगातार जो है बातचीत कर रही है, लगातार बयान दर्ज कर रही है, नई क्या अपडेट आ रही है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बोल दूं कि सबसे पहले दिन जो सीबीआई ने सुशांत के कुक नीरज को जो है तावे में लिया है, तमाम पूछताछ की है। करीब 14 घंटे तक पूछताछ जो है पहले नीरज से हुई थी। उसके बाद जो है सिद्धार्थ से पूछताछ शुरू की गई। सिद्धार्थ और नीरज के जो बयान दर्ज किए गए वो अलग अलग है। इस वजह से आज जो है दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से कल पड़ोसी महिला ने कहा था कि लाइट बंद थी करीब 1 से 1.5 घंटे, उस बीच क्या कुछ हुआ था, क्योंकि कभी अमूमन लाइट बंद नहीं होती, उसको लेकर भी आज सीबीआई जो पड़ोसी से भी पूछताछ कर सकती है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर भी जिस तरह से एक कयास लगाया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार पोस्टमार्टम के वक्त जो है किस तरह से सुशांत के यहाँ दाखिल हुई थी और उनको देखने के बाद किस तरह से उनका रिएक्शन था, उसको लेकर भी पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ जो 5 डॉक्टरों का पैनल जो पोस्टमार्टम किया था उसको भी लेकर एक जो अलग तरीके से बातें निकल के आ रही है किस तरह से कि क्योंकि जब पूछताछ हो रहे थे उस वक्त एक डॉक्टर ने ये कहा था कि हमको मुंबई पुलिस ने प्रेशराइज किया था, इसलिए हमने जल्दबाजी में किया था पोस्टमार्टम। जी सत्यप्रकाश, कहीं ना कहीं इस मामले में अब मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ गई। पहले से थी, लेकिन जिस तरीके से अब सीबीआई ने जब नए खुलासे किए हैं तो अब साफ तौर पर मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले भी मुंबई पुलिस पर शक किया जा रहा था। सुशांत के पिता ने यही कहा था कि मुंबई पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब सीबीआई पूछताछ आगे लेके जा रही है, ऐसे में मुंबई पुलिस के तमाम वो चीजें बाहर आ रही है। एक खास बात बता दें कि जिस वक्त कल 7 गाड़ियां सुशांत के घर पे दाखिल हुई थी सीबीआई की, उस वक्त मुंबई के डीसीपी भी गए थे साथ में, लेकिन मुंबई पुलिस को बाहर ही खड़ा कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सीबीआई जो है मुंबई पुलिस को अपने पूरे इंक्वायरी में हस्तक्षेप नहीं करवाना चाहती है। दूसरी तरफ जिस तरह से नीरज के और सिद्धार्थ के बयानात अलग अलग लिए गए थे, लेकिन दोनों को बयानों में अलग अलग डिफरेंस बताया जा रहा है, उसको लेकर आज जो है दोनों को आमने सामने बैठाकर पूरी पूछताछ की जा रही है। जी। तो क्या सत्यप्रकाश, क्या अब रिया से सबका यही फोकस है कि आखिरकार में रिया से कब सीबीआई पूछताछ करेगी, इसकी कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आज अंदाजा लगाया जा सकता था कि सीबीआई जो है रिया के घर जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मिली जानकारी के अनुसार रिया को जो अब सम्मन भेजा जा रहा है। मतलब आज करीब आधे घंटे के अंदर रिया को सम्मन भेजा जाएगा। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि जो चाबी बनाने वाला है, जिसने चाबी खोला था, दरवाजा खोला था, उसको भी सम्मन भेजा जा रहा है। उसकी भी किसी भी वक्त जो है पूछताछ हो सकती है। तीसरी बात, खास बात यह है कि आज है संडे, मुंबई में सीबीआई के सारे जो अधिकारी हैं वो जहां डीआरडी कैंप में गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, वही लोगों का जमा हुआ है। पूरी मीडिया आज वहीं पे है, वहीं से पूछताछ शुरू की गई है, आज वहीं से पूछताछ की जा रही है। जी। तो क्या सत्यप्रकाश, आपको लगता है कि सीबीआई कब तक इस मामले में जो जांच है, जो तथ्य हैं वो सामने लेकर आएगी? देखिए, जिस तरह से कड़ी दर कड़ी खुलती जा रही है, ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि पहले हफ्ते 10 दिन में चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, लेकिन जिस तरह से अभी महज 2 लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, अभी 6 लोगों का बाकी है।
मतलब जिस वक्त सुशांत जो है अंदर पंखे से लटके हुए थे उस वक्त मौजूद 6 लोग थे। उन 6 लोगों को स्टेटमेंट लिया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा, फिर एक साथ बिठाया जाएगा, लोगों को स्टेटमेंट को मिलवाया जाएगा। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसको लेकर जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। अभी जो है आज संभव है कि जो डॉक्टर का पैनल है जिन्होंने आंसर दिया है, डिफरेंसेस मिल रहे हैं, मुंबई पुलिस को जो आंसर दिए थे या सीबीआई को जो आंसर दिए वो आंसर कहीं ना कहीं मिल नहीं रहे, मैच नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से अब उन 5 जो डॉक्टर के पैनल है उनसे भी पूछताछ होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि काफी लंबा वक्त लगने वाला है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आपने कहा था कि जब सुशांत उस वक्त पंखे से लटके हुए थे उस वक्त वहां पर 6 लोग मौजूद थे, तो आपको क्या ऐसी जानकारी है कि वो 6 लोग कौन कौन थे? देखिए, एक सुशांत के हाउस मैनेजर थे, सिद्धार्थ थे, नीरज थे, उसके बाद 2 लोग और थे जी। ये पूरी जानकारी जो है खुद मुंबई पुलिस ने मीडिया को दिया है कि 6 लोग मौजूद थे, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अब तक 56 लोगों का स्टेटमेंट दर्ज किया है, जिसमें से 6 लोग उस वक्त मौजूद थे, मौका वारदात मौजूद थे जब ये जो सुशांत को जो पहली बार देखा गया था जब पंखे से लटके थे। इसलिए ये बताया जा रहा है कि उन 6 लोगों का स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद मिलान किया जाएगा, मतलब मैचिंग करवाया जाएगा। वो 6 लोगों का स्टेटमेंट एक ही, अगर एक ही होता है तो आगे का प्रोसीजर किया जाएगा, नहीं तो उनसे और कड़ी पूछताछ की जा सकती है। जी सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सीबीआई पूरी तरीके से सुशांत केस में आगे अच्छे से आगे बढ़ रही है और साथ ही हर एक कड़ी को बहुत ही बारीकी से पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं। चंडीगढ़ और सुखना के आसपास क्षेत्र में देर रात से शुरू हुई बारिश से सुखना का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। खतरे के निशान के ऊपर पानी पहुंच जाने के बाद इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने सुबह तड़के 3:10 पर डैम के दोनों गेट खोल दिए। इससे किशनगढ़, बापूधाम के पिंड क्षेत्र और बल्टाना आदि में झील का पानी घुस गया। चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों पुलों पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी। दरअसल चंडीगढ़ सुखना झील में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन के आदेश पर फ्लड गेट खोले गए और इसका सीधा असर ये हुआ कि निचले इलाकों में इसका असर देखने को मिला। इस दौरान बटलाना और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ की हालत देखने को मिली और साथ ही कई स्थानों पर 5 फीट तक पानी जमा हो गया। दरअसल पहाड़ों पर हुई अधिक बारिश से सुखना झील लबालब हो गई है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर अधिक होने की वजह से इंजीनियरिंग विभाग के सुबह तड़के दोनों गेट खोल दिए गए। झील के पानी से सुखना चौपर बने पुल किशनगढ़ और बापूधाम सेक्टर 26 के पास पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। बता दें कि इससे पहले 2 सितंबर 2018 को सुखना के गेट खोले गए थे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी भी सक्रिय है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए इंजीनियरिंग विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लेक के जूनियर इंजीनियर उम्मेद सिंह ने बताया कि अभी 2 दिन तक सुखना के जल स्तर को लेकर कर्मचारियों को पल पल की नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार हुई बारिश की वजह से सुखना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से सुखना लेक के गेट खोलने पड़े। और इस बारे में ज्यादा जानकारी विनीत कपूर चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, जिस तरीके से अब सुखना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उसकी वजह से स्थानीय इलाकों में भी बाढ़ की हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम मानसून की बात करें तो उत्तर भारत के अंदर पिछले काफी दिनों से मानसून जो है वो सक्रिय है और चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर भारी बारिश होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से सुखना लेक का जलस्तर जो है वो काफी बढ़ चुका था। जिसके बाद आज सुबह 3 बजे सुखना लेक के जो फ्लड गेट हैं वो खोले गए, जिसके बाद पानी जब निचले इलाकों में पहुंचा तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं बल्टाना इलाके के अंदर मौजूद हूं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पानी जो है वो यहाँ पर मार करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस चौकी का ये एरिया है, पुलिस चौकी यहाँ पर बनाई गई है बल्टाना की, और जो इंपोर्ट व्हीकल का सेक्शन था वो सारा का सारा सेक्शन जो है वो पानी में डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि जिस दिन से बाइकें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। गाड़ियों की बात करें, गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो जो हैं वो कहीं ना कहीं पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जिस तरह से लगातार इस इलाके में पानी जो है वो मार करता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये पुलिस चौकी है, यहाँ पर
5 से 6 फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ है। हालांकि पुलिस के जो मुलाजिम हैं वो मौका मिलते ही यहाँ से कहीं ना कहीं निकल पाने में कहीं ना कहीं सक्षम हो पाए थे, लेकिन जिस तरह से आप ये हालात देख रहे हैं कि जिस तरह से पानी के अंदर गाड़ियां, ऑटो या फिर मिनी बस की बात करें, वो जिस तरह से डूबी हुई हैं, ये हालात आप देख रहे हैं। और लगातार ये जलस्तर जो है ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी भी जो सुखना लेक का जो जलस्तर है वो कंट्रोल नहीं हो पाया और फ्लड गेट जो है वो आने वाले कुछ समय में और भी खोले जा सकते हैं। तो अगर और फ्लड गेट यहाँ पर खोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज्यादा स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आएगी। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर जेसीबीओं के माध्यम से या अन्य मशीनरी के माध्यम से पानी निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सड़क के ऊपर पानी जो है वो भी मार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक यहाँ पर यातायात जो है वो अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन अब इस पानी में से गाड़ियां गुजरनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पानी का जलस्तर और बढ़ता है तो फिर ये रिहायशी इलाकों में भी मार करता हुआ नजर आएगा। जो निचले इलाके हैं, यानी अगर हम बंखरपुर की बात करें, मीरपुर की बात करें, डेराबस्सी की बात करें, तो वहां पर ये पानी मार करता हुआ नजर आएगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में पानी यहाँ पर मार करता हुआ नजर आए। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर देते हैं। सर, किस समय ये पानी यहाँ पर इस तरह मार करता हुआ नजर आए और क्या इससे पहले भी आपने कभी इस तरह के हालात यहाँ देखे हैं? ये जी 2011 में आया था ऐसे ही, तो 2011 में आया था और मैंने इसके संबंध में 2010 में ही रिट डाली थी, क्योंकि मुझे पता कि ये नेचुरल फ्लो है, ये इसका सुखना चो है ये। और 2010 में जब मैंने रिट डाली है, उसके बाद 2011 में पानी आया बहुत, तो उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने इस पे कमीशन अपॉइंट किया HC अरोड़ा जी को। नहीं, किस लिए आपने रिट डाली थी? क्या अवैध अतिक्रमण हो रहा था यहाँ पे, अवैध निर्माण किए गए थे, क्या इस तरह की बातें निकली? हाँ जी, सुखना चौक के बेड के साथ छेड़छाड़ हो रही थी और इसके जो बहाव है उसको कम किया जा रहा था, तो मैंने उसके खिलाफ रिट डाली थी। तो माननीय हाई कोर्ट ने मेरी रिट स्वीकार करते हुए उसमें 3 फैक्ट्स लिखे कि इसका जो नेचुरल फ्लो का बेड है, इसमें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी हुई है रिपोर्ट के मुताबिक उसको रिमूव किया जाए और इसकी पैमाइश किया जाए ये कितनी चौड़ी है। लगभग ये 4000 से ऊपर चौड़ी है और इसमें जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको रिमूव होना चाहिए, करना चाहिए। यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी था यहाँ पर उसको गिराने के निर्देश थे, लेकिन नुकसान यहाँ पर कितना होता नजर आया? क्योंकि कुछ खेत भी मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा ये जो एरियाज कहीं ना कहीं पानी की भेंट चढ़ते हुए नजर आए, तो नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो आपके सामने ही है जो हो रहा है, बल्कि ये नुकसान इसके कारण हो रहा है जो कि ये ना सुखना चौके बेड के अंदर 9 फुट हाइट की ये एक द्वार टाइप में नाला बनाया गया। ये हमारे हल्का विधायक NK शर्मा जी और नगर कौंसिल, ये ड्रेनेज विभाग और एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने इन्होंने मिलके इसमें करोड़ों रुपए का घपला किया और इसको नाजायज तौर पे बनाया गया, जो कि घपले के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप तस्वीरें भी यहां पर देख सकते हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सुखना चौक का ये एरिया था, यानी जहां से जब फ्लड आता है तो पानी जहां से पलायन करता है वहां पर अवैध जो है कहीं ना कहीं निर्माण किया गया, जिस वजह से ये एरिया जो है यहाँ पर इस वक्त पानी की मार पड़ती नजर आई है। लेकिन अब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पानी को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर JCB लगाई गई हैं, इसके अलावा यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो निचले इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा निचले इलाकों की बात करें तो वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायतें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, क्योंकि अगर अब भी पानी जो है वो और ज्यादा यहाँ पर फ्लोस का बढ़ता है तो फिर सीधे तौर पर निचले इलाकों को खतरा हो सकता है। इसी वजह से जी विनीत, एक बात है कि ये जो पानी है काफी ज्यादा है और अचानक से छोड़ा गया था, तो क्या प्रशासन को इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी कि बारिश हो सकती है या फिर इतना ज्यादा इलाकों में पानी भर सकता है?
देखिए लगातार 2 या 3 दिन से जो है वो इस इलाके में बारिश होती हुई नजर आ रही थी। सुखना लेक या इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो जिस तरह से वहां पर लगातार बारिश हो रही थी तो इल्म तो था, लेकिन अचानक से जब तेज मूसलाधार बारिश हुई तो उसने सुखना लेक के लेवल को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद फ्लड गेटों को धीरे धीरे करके खोला गया। लेकिन जिस तरह से फ्लड गेट यहाँ पर खोले गए और उसके बाद सीधे तौर पर इन इलाकों में मार हुई, और ये लोग जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अवैध निर्माण हुए हैं, जिस वजह से पानी को निकासी का रास्ता ही नहीं मिला और पानी जो है वो कहीं ना कहीं इस इलाकों में मार करता नजर आया। आप देख जी, तो क्या तो पुलिस चौकी जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। क्या प्रशासन अब इसके लिए कोई आगे की कार्रवाई कर रहा है जो अवैध निर्माण किया गया है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर प्रशासनिक अमला जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचा था। एडीसी लेवल के अधिकारी, एसडीएम लेवल के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस दिशा में भी विचार किया जाएगा कि जो अवैध अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए, ताकि इस तरह की जो झलक है वो दोबारा यहाँ पर देखने को ना मिले। लेकिन फिलहाल पानी को निकालना फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं कि निचले इलाकों को इस बाढ़ से बचाया जा सके, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस जगह हम मौजूद हैं, आप फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गाड़ी जिस तरह से डूबी हुई है, तकरीबन 5 फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इस एरिए में 4 से 5 फीट तक पानी है, जिस तरह से गाड़ी की छत तक पानी पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में अगर सुखना लेक से और पानी छोड़ा जाता है, फ्लड गेट और खोले जाते हैं, तो यहाँ पर पानी का वाटर लेवल और बढ़ता नजर आएगा है और साथ ही विनीत और भी आगे की जी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल।